नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा लेसन आज है स्टार्ट हो रहा है, लेसन नंबर 6। पिछला लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला लेसन स्टार्ट होगा जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात वंशागत का आणविक सिद्धांत। तो देखिए, मॉलिक्यूलर लेवल पर इनहेरिटेंस की बात की जा रही है। तो देखिए, मेन इनहेरिटेंस में क्या था, डीएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात किया जाए। सीधी सी बात है, देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो हम लोग इसमें न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड से मतलब सीधा सा है कि ये एसिडिक अर्थात ये अम्लीय प्रकृति का एक प्रकार का पदार्थ है। कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है, इसीलिए लिखा गया एसिडिक नेचर होता है न्यूक्लिक एसिड का। तो देखिए, फ्रेडरिक मिशर एक वैज्ञानिक थे। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को पृथक किया। इन्होंने क्या किया, डीएनए को अलग किया, लेकिन इसे न्यूक्लिन कहा। इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम नहीं दिया, इन्होंने न्यूक्लिन कहा। आगे देखें, न्यूक्लिन की खोज पस कोशिकाओं से की गई। पस कोशिका के अंदर जो केंद्रक था उसके द्वारा निकाला गया जो पदार्थ था उसको न्यूक्लिन कहा गया। बाद में देखा, एक वैज्ञानिक थे आल्टमैन, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। आल्टमैन जो थे, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसकी बात करें। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो आपके पास है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब देखिए, न्यूक्लिक जो एसिड है तो इसमें दो चीजें आपके पास आएंगी। एक तो आता है डीएनए, दूसरा आता है क्या, आरएनए। तो डीएनए आपके पास न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस की ही बात ना करें, आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन मेजर या मेनली रूप से अगर देखें तो हम कह सकते हैं केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए एक तो न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट आपके पास क्या हुआ, आरएनए हुआ। जो आरएनए सामान्य तौर पर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इस प्रकार देखिए, न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हम लोग दो टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला टॉपिक आएगा डीएनए, अर्थात हमें इसमें डीएनए के बारे में बात करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वंशागत अर्थात डीएनए अर्थात गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम तो यही सब करते थे। तो इसलिए हम लोग न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत पढ़ेंगे पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, डीएनए। देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमने बात किया न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले आपके पास क्या, डीएनए मॉलिक्यूल्स है। इस डीएनए मॉलिक्यूल्स की अगर आप क्या कराएं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अर्थात आंशिक अपघटन हम करा देते हैं। मान लिया डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या कराते हैं, आंशिक अपघटन कराते हैं, तो आपके पास क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या है, बहुलक है, अर्थात पॉलीमर है। पॉली माने मेनी, मर माने पार्ट, बहुत से पार्टों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हमने कहा पॉलीमर। पॉली प्लस मर, पॉली माने मेनी, मर माने पार्ट। तो देखिए, एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम फिर से न्यूक्लियोटाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो देखेंगे हमें क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स मिल जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स और साथ में रह जाएगा दूसरी साइड में फास्फोरिक अम्ल, जिसका एम्पेरिकल फार्मूला H3PO4 के रूप में है। ये आपके पास फास्फोरिक अम्ल हुआ। आइए देखिए क्या मिला इधर, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, अर्थात नाइट्रोजनस बेस मिल जाएंगे। और क्या मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा, अर्थात शर्करा मिलेगा। देखिए, शर्करा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डीएनए में, तो हम जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा यहाँ पर होती है। कितने कार्बन हैं इसमें, 5 कार्बन कंटेनिंग शर्करा होती है, इसलिए हम इसे पेंटोज शर्करा या पेंटोज जो है शुगर कहते हैं। तो देखिए, शुगर जो हमारे पास शर्करा आई, ये कैसी थी, 5 कार्बन वाली थी, इसलिए पेंटोज शर्करा इसका नाम पड़ा। और डीऑक्सीराइबोस शुगर भी हम कह सकते हैं इसे। दूसरे साइड में जो नाइट्रोजनी देखिए क्षारक हैं,
जब हमने अपघटन किया तो इसमें देखा दो टाइप के क्षारक पाए जा रहे हैं, एक तो है प्रीमिडीन्स, एक है प्रीमिडीन्स, दूसरा है प्यूरिन्स। तो प्रीमिडीन्स जो होते हैं वो क्या है, एक साइटोसिन होता है, दूसरा क्या है थाइमीन के रूप में, एक साइटोसिन है, दूसरा क्या है थाइमीन है। जबकि प्यूरिन्स जो है उसमें एक एडेनिन है, दूसरा क्या है ग्वानिन के रूप में है, एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन के रूप में। तो ए और जी इनके रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, ये क्या है प्यूरिन्स हैं। जबकि पायरिमिडीन्स हमारे पास क्या सी और टी के रूप में यहां पर है न्यूक्लियोटाइड्स में। आइए अब देखते हैं हम लोग कि डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या है, एक प्रकार का क्या पॉलीमर है, और पॉलीमर क्या है एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स है। तो अब बात करें हम कि न्यूक्लियोटाइड में देखें क्या चीज़ें आती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में अभी आपने देखा था नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और क्या है फास्फोरिक अम्ल है। अब हम क्या करेंगे, इन न्यूक्लियोटाइडों के जो पार्ट तीन चीज़ें बनकर आई, एक तो नाइट्रोजनस क्षारक अर्थात बेस बनकर आया, एक शुगर बनकर आया और फास्फोरिक अम्ल बनकर आया। तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो नंबर एक देखते हैं नाइट्रोजनस क्षारक के बारे में। तो नाइट्रोजनस क्षारक देखें तो दो प्रकार के आपको बताया मैंने, एक है प्रीमिडीन्स आपके पास, दूसरे क्या है प्यूरिन्स है। तो प्रीमिडीन्स में साइटोसिन और थाइमीन आता है, साइटोसिन और थाइमीन आता है। अगर हम प्रीमिडीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसकी जो संरचना है वो क्या है, एक रिंग है। देखिए आपके पास इसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के एटम लगे हुए हैं। इसमें से दो आपके पास क्या है नाइट्रोजन, आपके पास देखिए दो हैं नाइट्रोजन के एटम, 4 हैं इसमें कार्बन के एटम लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन देखिए प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हम नाइट्रोजनस क्षारक पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजनस क्षारक पढ़ने का मतलब पहले और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन की पोजीशन उपस्थित है नाइट्रोजन। तो ये आपके पास जो रिंग कहलाती है, कौन सी रिंग है, पायरिमिडीन रिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए डीएनए में जो पायरिमिडीन्स है साइटोसिन और आपके पास थाइमीन के रूप में पाया जाता है। पायरिमिडीन्स जो है वो एक रिंग कंटेनिंग पूरा होता है। इसमें 4 आपके पास क्या होंगे कार्बन के और 2 नाइट्रोजन के एटम इसमें लगे हुए हैं। आप ये रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित है। जबकि ये चीज हम आरएनए के केस में देखें तो हम देखते हैं टी की जगह पर क्या आ जाता है, यू आ जाता है। तो इन केस ऑफ आरएनए टी इज रिप्लेस्ड बाय यू आप कहेंगे यहां पर, तब वो चीज हो जाती है। आइए अब दूसरा देखते हैं पार्ट इसका जो प्यूरिन्स का पार्ट है। तो प्यूरिन इसमें आपके पास क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है। इसकी रिंग देखें तो ये 2 रिंग है। पहली बार डबल रिंग कंटेनिंग आपके पास ये चीजें हैं। तो पहली जो रिंग आपको दिख रही है एक ऐसी रिंग है पायरिमिडीन ही रिंग के जैसी रचना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पायरिमिडीन रिंग। और दूसरी देखिए जो रिंग पाई जा रही जिसका नाम एमिडाजोल रिंग है। तो पायरिमिडीन रिंग और एमिडाजोल दोनों रिंग मिल करके ये प्यूरिन्स की रचना को बनाते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें पहली पोजीशन, थर्ड पोजीशंस और 7th पोजीशंस और 9th पोजीशन, यहां पर नाइट्रोजन क्या है उपस्थित है। इससे हमें यह पता लग रहा है कि हम नाइट्रोजनस क्षारक पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन की उपस्थिति या दर्ज कराती है कि हम नाइट्रोजनस क्षारक पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आपके पास आए। इसमें ये 2 डबल रिंग कंटेनिंग आपके पास है, एक रिंग आपके पास पायरिमिडीन जैसी ही रिंग है इसलिए उसका नाम पड़ा पायरिमिडीन रिंग। दूसरी रिंग जो आपके पास है एमिडाजोल रिंग है। ये इस प्रकार से देखिए इसका एक टॉपिक आपने देखा नाइट्रोजनस जो है क्षारक में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखें आप दूसरा पार्ट जो इसका आता है शुगर, शर्करा। तो शर्करा कौन सी इसमें पाई जाती है डीएनए में, आपको मालूम है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है जो 5 कार्बन कंटेनिंग है, अर्थात उसे हम कह सकते हैं पेंटोज शर्करा। आइए इसकी
रचना के बारे में देखें तो आपके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 देखिए कार्बन लगी हुई। ये आपके पास क्या है, पेंटोज शर्करा की रचना है, आप देख रहे हैं। ऐसे आप देखें तीसरा जो पार्ट था वो था फास्फोरिक अम्ल, अर्थात फास्फोरिक अम्ल का एम्पिरिकल फार्मूला H3PO4 के रूप में है, जिसकी संरचना देखें तो यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, फास्फोरस OH 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 और वो आपके पास लगा हुआ डबल बॉन्ड से कंटेनिंग। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि न्यूक्लियो जो टाइड है उसमें नाइट्रोजनस क्षारक, सुगर और फास्फोरिक अम्ल तीनों के मिलने से न्यूक्लियो क्या बनता है, टाइड बनता है। अब डीएनए की श्रृंखला आपने ऐसी रचना बनी हुई देखा होगा, ये इस तरीके से पड़ी हुई जिगजैग रचना देख रहे हैं। तो ये दो जो स्ट्रैंड दिख रही है ये क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, चेन से लगी हुई है। एक तरीके से जो रचना आपने देखा इसमें 3 कंपोनेंट मिले। पहला आपके पास क्या मिला, नाइट्रोजनस क्षारक मिला, दूसरा सुगर मिला, तीसरा क्या मिला, फास्फोरिक अम्ल मिला। आइए आगे देखें, बात करते हैं यहां पर कि न्यूक्लियोटाइड, आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेस शर्करा और फास्फेट के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये तो अब देखिए ये कैसे, इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजनस जो क्षारक है वो शर्करा से जुड़ा होता है। जब जुड़ा होगा तो किसी ना किसी बंध के द्वारा जुड़ा होगा, उस बॉन्ड का नाम होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजनस क्षारक शर्करा मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है। इसी प्रकार से शर्करा मॉलिक्यूल्स और जो फास्फेट है इनके बीच एक बंध बनेगा, तब तो आपस में जुड़ेंगे। इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। फास्फोडाइएस्टर बंध किसके बीच, फास्फेट और शर्करा के बीच जो जोड़ने वाला बंध है वो बॉन्ड ये कहलाता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि फास्फेट और शर्करा के बीच जो बनने वाला बंध है उसका क्या नाम है, तो आप उन्हें बताएंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। जबकि शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारक के बीच जो बंध बन रहा है वो कैसा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब जब ये चीजें एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो सीधी सी बात किसी न किसी पोजीशन से जुड़ेंगे ना, किसी न किसी पोजीशन से जुड़ेंगे। उस पोजीशन के बारे में हम लोग देखते हैं, तो हम इसके लिए क्या एक नोट बना दिया है। नाइट्रोजनस क्षारक हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। नाइट्रोजनस जो क्षारक है हमेशा क्या होता है, शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। अब शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है तो बात, अब नाइट्रोजन क्षारक चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, भी तो सवाल उठेगा कौन सा, चूंकि पाइरिमिडीन प्यूरिन्स 2 प्रकार के क्षारक हैं, तो किसमें इनकी बात को क्लियर किया जाए। पाइरिमिडीन क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से अपनी थर्ड पोजीशन द्वारा जुड़ता है। पाइरिमिडीन जो क्षारक है शर्करा के प्रथम कार्बन से अपनी थर्ड पोजीशन से जुड़ता है, जबकि प्यूरिन्स जो क्षारक है शर्करा के प्रथम कार्बन से अपनी नाइन्थ पोजीशन द्वारा जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से देखें जब फास्फेट और शर्करा भी आपस में जुड़े हैं तो ये भी किसी न किसी पोजीशन के द्वारा जुड़ेंगे। तो देखिए फास्फेट और शर्करा के जो है फिफ्थ कार्बन की पोजीशन है उसके साथ दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच करते हैं। तो इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये बात कह सकते हैं कि एक फास्फेट मॉलिक्यूल्स भाई ये है आपके पास, इधर से क्या जुड़ा हुआ है, शर्कराएं जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजनस क्षारक जो है किस प्रकार शर्करा के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार से शर्करा फास्फेट के बीच जो बॉन्ड बना वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ये 2 जो है बॉन्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि नाइट्रोजनस बेस और सुगर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अगर नाइट्रोजनस क्षारक और बेस जो है सुगर को आपस में ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फास्फेट जोड़ देते हैं तो बन जाता हमारे पास क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब हम इनको देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं ये। तो देखिए आपने अभी देख रखा है कि नाइट्रोजनस क्षारक जैसे हमने मान लिया एडेनिन है
और शुगर आपको मालूम है कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए एडेनिन और डीऑक्सीराइबोस शर्करा ये क्या दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो इन दो को मिलकर क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये क्या हुआ, एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड आपके पास हुआ। अगर इसमें फॉस्फेट जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो आपसे अगर पूछा जाता है ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड है। अगर पूछा जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसी प्रकार से दूसरा नाइट्रोजनस क्षारक ले लिया जाए, जैसे ग्वानिन मैंने ले लिया। ग्वानिन को फिर से हम क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा ले लेंगे। तो डीऑक्सी जो है कौन सा था, ग्वानिन था, ग्वानोसाइड आपके पास आ जाएगा, ग्वानोसाइड। अब ये आपके पास क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड्स है। अगर इसमें फास्फेट जुड़ जाता है तो बनेगा कौन सा, न्यूक्लियोटाइड। तो क्या इसका नाम बन जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनो जो है फास्फेट बन जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अगर साइटोसिन बेस ले लिया और डीऑक्सीराइबोस शर्करा ले लिया, तो डीऑक्सीसाइटिडीन आपके पास जो होगा वो होगा न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीसाइटिडीन कहलाएगा। और अगर हम इसमें फास्फेट जोड़ देते हैं तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या बनेगा, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। इसी प्रकार से आप बनाना चाहें तो आप थाइमीन बेस का भी बना सकते हैं। थाइमीन लिया डीऑक्सीराइबोस शर्करा, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड क्या बना, डीऑक्सीथाइमेडीन। अब ये क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड है पूछा जाए। अगर फास्फेट जोड़ देंगे तो डीऑक्सीथाइमेडीन मोनोफॉस्फेट, ये बन जाएगा आपके पास न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए इस टॉपिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस क्षारक और शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अगर न्यूक्लियोसाइड फर्दर रिएक्ट कर जाता है फास्फेट मॉलिक्यूल से तो बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, एक पार्ट में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं ये। तो देखिए इसमें जो सवाल बनते हैं उस सवालों पर ध्यान दीजिए कि आपसे पास न्यूक्लियो एक तो साइड पूछ सकता है, दूसरा क्या न्यूक्लियोटाइड पूछ सकता है। तो बहुत आसान है, एडेनिन था, बहुत आसान है, इसको एक बार फिर से देख लें। एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल से कुछ भी सोचना नहीं, सभी में डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, इसको इसमें जोड़ देना है। तो आप देखें डीऑक्सी आपके पास इतना सा पार्ट ये हमने जोड़ दिया। अब क्या आगे है, एडेनिन है, तो एडिनोसिन, क्योंकि आपके पास यहाँ क्या जोड़ेंगे, एडिनोसिन बना देंगे इसको, और इस प्रकार से आपके पास ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ऐसे फास्फेट जुड़ा, फिर फास्फेट जोड़ने के बाद यह चीज तो ऐसे एज सच ही रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या एक फास्फेट जुड़ा, एक के लिए शब्द क्या आता है, मोनो। मोनो आपने कह दिया, फास्फेट तो फास्फेट है ही है, मोनोफॉस्फेट जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या था, ग्वानिन था, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जुड़ा तो डीऑक्सी तो है ही है राइबोस शर्करा से, उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास क्या था, ग्वानिन, तो यहाँ पर एडिनोसिन, वैसे क्या करेंगे, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन यहाँ पर कर देंगे। ध्यान दें, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ग्वानोसिन कर लेंगे। ए फास्फेट आपके पास फिर जुड़ गया, तो ये तो चीज सेम रहेगी, ऐसे मोनोफॉस्फेट करके जोड़ दीजिए। सिमिलर ऐसे आपके पास साइटोसिन है, तो यहाँ पर डीऑक्सी, यहाँ पर साइटिडीन हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, साइटिडीन हो जाएगा। और फास्फेट जुड़ने पर ये चीज तो ऐसे रहेगी, मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट सभी में जोड़ते चले जाइए। यहाँ पर थाइमीन थी, तो थाइमीन की जगह पर डीऑक्सी थाइमेडीन हो जाएगा, और सीधे सीधे आपके पास मोनोफॉस्फेट जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट था, बायोलॉजी के अंतर्गत आपने देखा।
आप इसको देखें और बार बार समझने का प्रयास करें। अगर इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में सूचित करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।